Good evening, viewers. I hope you are all fine and you are enjoying the good days of your life. You are watching IBEX Education YouTube channel, and I brought a new topic for you, that is business communication and legal issues. This topic is very important for you. तो इस टॉपिक को आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरह हमारी कम्युनिकेशन एक प्रोफेशन में, एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में हमारी कम्युनिकेशन किस तरह लीगल इश्यूज को क्रिएट कर सकती है और ये लीगल इश्यूज हमारे लिए जो है प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं. So let's move ahead to start our discussion. Okay, before starting our discussion, first of all, I have to clear the structure of our topics, structure of our discussion. सबसे पहले हमने ये देखना है कि बिजनेस कम्युनिकेशन लीगल इश्यूज को मैंने 4 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है. इसका जो पहला सेक्शन है दैट इज कॉल्ड डेफेमेशन. सेकंड सेक्शन इज कॉल्ड इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी. थर्ड सेक्शन इज कॉल्ड मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड. एंड द फोर्थ सेक्शन इज लॉ रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट, क्रेडिट एंड द कलेक्शन. इन 4 सेक्शंस में हमने इस टॉपिक को डिस्कस करना है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इसलिए ड्रा किया है आपको ताकि ये आसानी से ये क्लियर हो सके कि किस हेडिंग में, किस सेक्शन में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है. तो इन स्टार्ट वी शैल स्टार्ट फ्रॉम द डेफेमेशन. तो डेफेमेशन में हम सबसे पहले इसकी दोनों टाइप्स को डिस्कस करेंगे जो कि यहाँ मेंशन है, ओरल डेफेमेशन एंड द रिटन डेफेमेशन. आफ्टर दैट हम डेफेमेशन की डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं उनको डिस्कस करेंगे. इसमें नंबर 1 पब्लिकेशन, नंबर 2 प्रिविलेज, नंबर 3 है हमारे पास फ्यू डिफामेटरी टर्म्स. इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ. इसमें प्रिविलेज में हमारे पास फर्दर 2 सब टाइप्स उसकी बन जाती हैं, सब डिवीजन आ जाती हैं. तो इस तरह हमने डेफेमेशन को मुकम्मल डिस्कस करना है. उसके बाद हम मूव करेंगे इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी की तरफ. इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी के भी 3 सेक्शंस हैं. इन तीनों सेक्शंस के रेस्पेक्टिवली इनको हम डिस्कस करेंगे. इसके बाद है नंबर 3 पे मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड. तो सबसे पहले हम मिस रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस करेंगे. ये हमारे पास इसमें 3 सेक्शंस बनते हैं. 1 इज इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन, सेकंड इज फ्रॉडुलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन और थर्ड इज सेल्स वारंटीज. इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड का नेक्स्ट सेक्शन होगा फ्रॉड. फ्रॉड के बारे में हमारी डिस्कशन होगी और आफ्टर दैट हमारी डिस्कशन होगी to the fourth part of business communication and legal issues, that is law regarding the employment, credit and the collection. And students, remember one thing that is very important for you कि ये जो हमारे 3 पॉइंट्स हैं 1, 2 and 3, ये तीनों ही हमारी डिस्कशन के लिए जो हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड बाकी हम इसको इंट्रोड्यूस ज़रूर करवाएंगे पॉइंट नंबर 4 को. बाकी ये बिजनेस लॉ में आप इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे. whosoever will be your mentor, वो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस दे देंगे. तो अभी इस स्लाइड पे हमने यही देखना है कि हमारा स्ट्रक्चर जो है ना वो आपके माइंड में स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए कि हमने कहाँ से डिस्कशन को स्टार्ट करके कहाँ तक लेके जाना है. राइट, तो नाउ मूव अहेड टू द डिस्कशन. ओके, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट सेक्शन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन एंड लीगल इशू, दैट इज डेफेमेशन. तो डेफेमेशन जो है ये 3 तरह की, इसको 3 सेक्शंस में हम डिस्कस करेंगे. सेक्शन 1 इज कॉल्ड पब्लिकेशन, सेक्शन 2 इज कॉल्ड प्रिविलेज एंड द सेक्शन 3 इज कॉल्ड फ्यू डिफामेटरी टर्म्स. इन तीनों को हम डिस्कस करने से पहले हम डेफेमेशन को डिस्कस करेंगे कि डेफेमेशन होती क्या है. सबसे पहले इसको हम रीड करते हैं कि डेफेमेशन इज अ कम्युनिकेशन मेड पब्लिक. यानी कि डेफेमेशन भी एक कम्युनिकेशन ही होती है जो किसी को डीफेम करने के लिए पब्लिक की जाती है. पब्लिक मीन्स के लोगों के साथ की जाती है, किसी थर्ड पर्सन के साथ शेयर की जाती है, किसी फोर्थ पर्सन के साथ शेयर की जाती है. दैट टेंड्स टू बी फॉल्स, जो कि गलत भी हो सकती है, आर हार्मफुल टू एन इंडिविजुअल कैरेक्टर, रेपुटेशन और द फेम, जो कि किसी कैरेक्टर, किसी इंडिविजुअल की रेपुटेशन को या फेम को हार्म डैमेज भी कर सकती है. तो आसान वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि डेफेमेशन हमारे कोई भी स्पोकन या रिटन वर्ड्स, स्पोकन और द रिटन स्टेटमेंट हो सकती है जो किसी की रेप्यूट को, किसी कैरेक्टर की रेप्यूट को, उसकी फेम को डैमेज कर सके, उसको डिस्ट्रॉय कर सके, उसको स्पॉइल कर सके या उसके इमेज को स्पॉइल कर सके. तो ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जो कि गलत भी हो सकती है, झूठी स्टेटमेंट भी हो सकती है, लेकिन उसका पर्पस यही होता है कि हम किसी की रेप्यूट को डैमेज करें. तो ऐसी स्टेटमेंट हमारी जो है दैट विल बी कॉल्ड डेफेमेशन, उसको हम कहते हैं डेफेमेशन. और ऐसी कम्युनिकेशन हमारी भी जो हो वो भी क्या कहलाती है, डेफेमेशन. तो डेफेमेशन जो है ना इसकी 2 टाइप्स हैं. 2 तरीकों से आप डेफेमेशन कर सकते हैं.
डेफेमेशन कर सकते का मतलब कि आप डेफामेटरी स्टेटमेंट, डेफामेटरी मटेरियल जो है वो आप शेयर कर सकते हैं दो तरीकों से। नंबर 1 ओरल, नंबर 2 रिटन। ओरल डेफामेशन को हम स्लैंडर कहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्लैंडर। इन अमेरिकन एक्सेंट आप इसको स्लैंडर भी कह सकते हैं, दैट इज नॉट अ बिग इशू बट बेटर टू से इन द यूके एक्सेंट। तो स्लैंडर मींस के ओरल डेफेमेशन के स्पोकन वर्ड्स के थ्रू, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक चीज यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि डेफेमेशन इज कम्युनिकेशन। तो फिर कम्युनिकेशन के जो रूल होंगे वो सारे के सारे डेफेमेशन पे भी अप्लाई होंगे। तो इसलिए ओरल डेफेमेशन, जैसे हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन होती है, रिटन कम्युनिकेशन होती है, इसी तरह यहाँ पे ओरल डेफेमेशन होगी जिसे हम कहते हैं स्लैंडर। नंबर 2 है रिटन डेफेमेशन, जो लिख के रिटन वर्ड्स की फॉर्म में होती है किसी को डिग्रेड करने के लिए, डिसरिगार्ड करने के लिए, इसे हम कहते हैं लाइबल। ये दो इसके टाइप्स हैं जिनको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। तो अब हम आगे मूव करते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट डिस्कशन। यहाँ एक चीज और है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। डेफेमेशन 1 पर्सन टू 1 पर्सन हो सकती है, 1 ऑन 1 हो सकती है, 1 ऑन कंपनी हो सकती है, कंपनी ऑन कंपनी हो सकती है, कंपनी ऑन 1 पर्सन भी हो सकती है। मतलब कि कोई शख्स किसी कंपनी को डिफेम कर सकता है, कोई कंपनी किसी शख्स को भी डिफेम कर सकती है, कोई शख्स भी किसी शख्स को डिफेम कर सकता है। ये सारे केसेस में डेफेमेशन हो सकती है। तो often a company defames an individual by making public to another organization a job application, background and the reference। यहाँ पे यही पॉइंट डिस्कस हो रहा है कि सम टाइम इंडिविजुअल्स की कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, उसके कैरेक्टर को स्पॉइल करने की कोशिश करते हैं, और सम टाइम कंपनीज भी करती हैं ऐसा, और एथिकली ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन इफ समवन इज डूइंग तो व्हाट वी कैन से। तो ऑफन कंपनीज डिफेम करती हैं। फॉर एग्जांपल कंपनीज किस तरह कि आप कंपनी ए में वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कंपनी ए को लीव करके यू वांट टू गो फॉर द बेनिफिट्स, फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटी, यू वांट टू ज्वाइन कंपनी बी। तो कंपनी ए आपको इज नॉट अलाउइंग यू टू लीव देम। उनको पता चलता है कि आपने बी कंपनी में अप्लाई किया, तो आपके बारे में एक नेगेटिव रिपोर्ट बना के आपके कंपनी बी में इंटरव्यू देने से पहले ही वो इन्फॉर्म कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको वो जॉब नहीं मिलती। तो इस तरह भी देखें, ये चीज जो है, ये जो कम्युनिकेशन हुई है कंपनी ए की तरफ से सीक्रेटली आपके अगेंस्ट हुई है, तो डेफिनेटली दैट इज फॉर द सेक ऑफ, दैट इज टू डीफेम यू। वो आपके कैरेक्टर को स्पॉइल करने के लिए, आपके इमेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए ही शेयर की गई है। ठीक है, तो ये चीजें भी डेफेमेशन में आ जाती हैं, इस तरह की भी। फिर भी वी हैव द फ्यू सजेशंस, कंपनीज के लिए फ्यू सजेशन हैं कि हाउ टू अवॉइड डेफेमेशन, के डेफेमेशन से कैसे बचा जा सकता है। तो here we shall discuss the 4 different suggestions. Number 1, establish a company policy। हर कंपनी को चाहिए कि वो अपनी कंपनी में एक पॉलिसी डेवलप करे, एस्टेब्लिश करे कि फॉर हैंडलिंग इंफॉर्मेशन, के इंफॉर्मेशन कैसे हैंडल करनी है रिगार्डिंग द बोथ प्रेजेंट एंड द फार्मर एम्प्लॉइज, के जो हमारे करंट वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं वो, और साबका जो वर्कर्स थे, इनकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करने के बारे में एक पॉलिसी बना ली जाए कि वेदर हमने इसको शेयर करना भी है कभी या बिल्कुल नहीं करना। अगर कंपनी आपकी पॉलिसी बना लेती है कि भाई वी शैल नॉट शेयर एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आवर एम्प्लॉइज करंट आर द फार्मर एम्प्लॉइज, तो वो कंपनी बिल्कुल शेयर नहीं करेगी। अगर कोई उनसे डिमांड भी करता है तो फ्लैटली दे कैन रिफ्यूज कि भाई वेरी सॉरी वी हैव नो सच पॉलिसी टू शेयर इन्फॉर्मेशन ऑफ आवर एम्प्लॉइज, चाहे वो मौजूदा हैं चाहे वो साबका थे। इसी तरह दूसरा सजेशन ये है कि रजिस्ट मेकिंग पब्लिक एनी इन्फॉर्मेशन, कि किसी भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन को पब्लिक होने से रोकें। अपनी कंपनीज के अंदर इस तरह की पॉलिसीज बनाएं कि जो किसी भी इंफॉर्मेशन को पब्लिक होने के लिए, उसके लिए एक हिंड्रेंस क्रिएट करे, एक रेजिस्टेंस क्रिएट करे, उसको रोके। अनलेस इट इज रिक्वायर्ड बाय द पब्लिक पॉलिसी, उस वक्त तक कि ये किसी पब्लिक पॉलिसी के तहत शेयर ना की जा रही हूँ। पब्लिक पॉलिसी के तहत शेयर मीन्स के पब्लिक पॉलिसी गिवन बाय द गवर्नमेंट भी हो सकती है, क्या दिस मच इंफॉर्मेशन जो है ना, उसका नाम, डेटा, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, आईडी कार्ड नंबर की इतनी पॉलिसी आप शेयर कर सकते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, या किसी पे अगर कोई इंक्वायरी है तो आप इंक्वायरी की रिजल्ट्स भी शेयर कर सकते हैं लाइक दैट। तो उससे ज़्यादा नहीं, तो जितनी अलाउ होगी आप उतनी ही शेयर कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है कीप अ पेपर ट्रेल। इसमें आप ये है कि आप एक जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, आप कंपनी के अंदर एक ऐसा सिस्टम बनाएं अपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, कि जितनी भी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे उसका एक मुकम्मल तौर पे उस रिलीज इंफॉर्मेशन का, उस शेयर्ड इंफॉर्मेशन का एक रिकॉर्ड बना के आप अपने पास रखें। मीन्स के यू मस्ट कीप अ रिकॉर्ड ऑफ रिलीज इंफॉर्मेशन, उसको रिटन डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रखें, किसके ऑर्डर पे वो इंफॉर्मेशन रिलीज हुई है, उस ऑर्डर की कॉपी भी साथ लगाएं, कितनी इंफॉर्मेशन रिलीज की आपने उसकी भी एक कॉपी साथ लगाएं, ताकि इन फ्यूचर यू कैन सेव यू
एंड योर कंपनी फ्रॉम द लीगल इश्यूज, ताकि आप अपने आप को और अपनी कंपनी को भी इससे बचा सकें। उसके बाद लास्ट सजेशन है कि अवॉइड मेकिंग एनी सब्जेक्टिव स्टेटमेंट। देखें सम टाइम होता क्या कि आपका बॉस जो है आपसे आपके किसी जूनियर की रिपोर्ट मांगता है, तो आप उनको सब्जेक्टिव होके वो रिपोर्ट ना दे। यू हैव टू बी अनबाइज, आप बिल्कुल अनबाइज न्यूट्रल होके एज इट इज जो भी मटेरियल होगा वो आप अपने अपने सीनियर्स के साथ यू कैन शेयर। तो इसमें बिल्कुल सब्जेक्टिव पर्सनल होने की जरूरत नहीं है, किसी के अगेंस्ट किसी के खिलाफ बायस होने की जरूरत नहीं है। आपने बिल्कुल न्यूट्रल एंड अनबायस होके अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी अपने जूनियर की सीनियर के साथ शेयर कर देनी है, चाहे वॉट एवर इट इज, कि वो परफॉर्मेंस की रिपोर्ट हो कि हो समवन इज परफॉर्मिंग सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं सेटिस्फैक्ट्री है, क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है उसको, लाइक दैट। तो इस तरह आपने इसको लेके चलना है। तो लेट्स मूव अहेड, आगे अब देखते हैं फर्दर इसकी डिस्कशन की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग अहेड टू डिस्कस द पब्लिकेशन। जो हमने पहला सेक्शन डिवाइड किया है किसका, डेफिमेशन का, उसमें पहला सेक्शन बनता है उसका सब हेडिंग बनती है उसकी पब्लिकेशन। तो अब देखते हैं कि पब्लिकेशन क्या होती है। पब्लिकेशन इज टू पब्लिक डिफामेटरी मटेरियल, यानी कि जो डिफामेटरी मटेरियल है उसको पब्लिश करना, लोगों तक पहुंचाना, भेजना, अबाउट अ पर्सन, किसी पर्सन के बारे में, टू अ थर्ड पार्टी, किसी, यानी कि इसको आसान वर्ड में ये कह सकते हैं कि किसी डिफामेटरी मटेरियल को शेयर करना, ठीक है, किसी शख्स के बारे में किसी डिफामेटरी मटेरियल को शेयर करना किसी तीसरे बंदे की तरफ, किसी तीसरी पार्टी की तरफ, बाय एनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के किसी भी तरीके से, चाहे फैक्स करके आप भेजें, लेटर लिखें, मेमो लिख के, सर्कुलर की फॉर्म में, पिक्चर की फॉर्म में, न्यूज़पेपर में प्रिंट करवा दें, रेडियो में अनाउंस करवा दें, टेलीविजन पे कमर्शियल चलवा के, जैसे मर्जी ईमेल के जरिए, किसी भी तरीके से किसी भी शख्स के बारे में डिफामेटरी मटेरियल को किसी तीसरे बंदे के साथ शेयर करना, ये चीज कहलाती है पब्लिकेशन। ये कोई किताब या किसी बुक की पब्लिकेशन नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब पब्लिकेशन का डिफामेटरी मटेरियल को शेयर करना किसी भी तरीके से किसी तीसरे शख्स के साथ, तो इस चीज को हम कहते हैं पब्लिकेशन। इसकी एग्जांपल के लिए देखें, अ प्राइवेट वन टू वन डिस्कशन, एक प्राइवेट वन टू वन डिस्कशन होती है, कह लें कि दो मैनेजर्स की होती है डिस्कशन, किनकी, दो मैनेजर्स की, मैनेजर ए एंड मैनेजर बी, ठीक है। वेयर इन यू टेल एन एम्प्लॉय दैट ही इज इनकम्पिटेंट, लेजी, डिसऑर्गेनाइज्ड, अनरिलायबल। यानी कि एग्जांपल ये है इसकी कि जैसे दो मैनेजर्स आपस में डिस्कस करते हैं किसी एम्प्लॉय के बारे में कि ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, कमिटेड एंड लाइक दैट, तो ऐसे ही किसी के बारे में वो दो ये भी बात कर सकते हैं कि भाई वो इनकम्पिटेंट है, लेजी है, डिसऑर्गेनाइज है, अनरिलायबल है। तो ये इंफॉर्मेशन अगर तो उन दो मैनेजर्स के दरमियान में ही रहे, ठीक हो गया, तो इट्स ओके, एक जनरल डिस्कशन कहलाएगी। लेकिन अगर यही इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, मैनेजर ए जाके इन्फॉर्म कर देता है उसी शख्स को जिसके बारे में डिस्कशन हुई है, या मैनेजर बी जाके इन्फॉर्म कर देता है, तो दिस विल बी कॉल्ड पब्लिकेशन। इसके आपको रिमेंबर दिस पॉइंट कि अगर थर्ड पर्सन के साथ ये इन्फॉर्मेशन कोई शेयर कर देता है या शेयर हो जाती है किसी भी तरीके से, तो दिस मे बी रिस्की टू यू, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा लीगल इशू बनेगा, ये एक बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है। दैट पर्सन कैन गो टू द कोर्ट, वो कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट में जाके वो आप पे केस फाइल करके आपको उस पर सजा भी हो सकती है, क्योंकि यू हैव नो राइट टू डिफेम एनीवन एल्स, यू हैव नो राइट टू स्प्रेड डिफामेटरी मटेरियल अगेंस्ट अ पर्सन टू द पब्लिक। आपको कोई ऐसा राइट नहीं है। जो एम्प्लॉयमेंट एक्ट्स होते हैं डिफरेंट कंट्रीज के, उसमें ये चीज होती है कि आप एम्प्लॉय को ना रखें, उसको निकाल दें, बेशक फायर कर दें, लेकिन उसके बारे में डिफामेटरी मटेरियल, डिफामेटरी स्टेटमेंट्स ना दें, उसको जॉब से बेशक फायर कर दें लेकिन उसको डीफेम ना करें, ठीक है। तो ये लॉ डिफरेंट जो है ये भी उनको प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद देखें, ये चीज तो है ना, ये हो रही है ओरल, कि आप दो मैनेजर से वो बातें कर रहे हैं, तो ये रिटर्न फॉर्म में भी हो सकती है। रिटर्न फॉर्म में ये नीचे यहाँ पे रिटर्न फॉर्म में, तो रिटर्न फॉर्म में अगर होगी तो उसके लिए जरा केस थोड़ा सा डिफरेंट होगा और सिचुएशन भी डिफरेंट होगी। देखें, बी केयरफुल इवन इन सेंडिंग अ सील्ड लेटर, समटाइम आप डिफामेटरी मटेरियल जो है, इंफॉर्मेशन जो है, वो रिटर्न फॉर्म में भी भेजते हैं, लेटर लिख के किसी सीनियर को इन्फॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। वेयर इन, या किसी ऐसे शख्स के बारे में ही, किसी ऐसे ही रिसीवर को सेंड कर रहे होते हैं जिसके बारे में आपने डिफामेटरी स्टेटमेंट्स दी होती हैं, लिख के आप उसको सेंड कर रहे होते हैं कि भाई आप, यू आर नॉट वर्किंग गुड, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, योर प्रोग्रेस रिपोर्ट इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है, ऑलवेज यू आर लेट फ्रॉम द ऑफिस टाइम, ठीक है, कोई अटेंशन आप पे नहीं करते, ठीक है। इस तरह की जब बातें करनी है
तो आप सील्ड लेटर में भी भेज सकते हैं, लेटर लेके उसको मुकम्मल सील करके आप सेंड कर सकते हैं उस रिसीवर को। तो शुड द लेटर बी रीड बाय द थर्ड पर्सन, क्या वो लेटर किसी तीसरे शख्स से भी पढ़ा जाना चाहिए? कोई तीसरा शख्स उसे पढ़ सकता है? ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई तीसरा शख्स बिल्कुल उसे ना पढ़े। फॉर एग्जाम्पल कि अगर जिसको आपने वो लेटर लिख के भेजा है जिसमें आपने डिफामेटरी मटेरियल भी शेयर किया है, स्टेटमेंट्स भी दी हुई हैं रिटर्न फॉर्म में, तो क्या वो लेटर जो है ना, वो सील्ड लेटर जो है, क्या उसका जो असिस्टेंट है या उसका कोई सेक्रेटरी वगैरह पढ़ ले उसको? अगर तो उसका असिस्टेंट या सेक्रेटरी भी पढ़ लेता उसको, तो इट मीन्स कि यू मे बी लायबल ऑफ पब्लिशिंग डेफामेटरी मटेरियल। तो सेक्रेटरी पे, उस असिस्टेंट पे कोई ब्लेम नहीं आएगा, ये ब्लेम सिर्फ और सिर्फ आएगा किसके ऊपर? आपके ऊपर आएगा, हु हैज शेयर दैट मैसेज। देखें, सेक्रेटरी जो है वो खुद तो उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व तो नहीं है, वो इंफॉर्मेशन देख के वहां से लीक कर दे, किसी कंसर्न बंदे को जाकर बता भी दे कि भाई आपके बारे में इस मैनेजर ने, हमारे मैनेजर बॉस को ये बातें बताई हैं। तो देखें, तो इसके भी जिम्मेदार कौन होंगे? यू मे बी लायबल, आप ही इसके जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आपने इट मीन्स के इन्वेलप को अच्छे तरीके से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके इन्वेलप को उस तरीके से स्टैंडर्डाइज तरीके से लेटर को इन्वेलप में रैप करके नहीं बेचा, राइट। तो इससे बचने के लिए भी हमारे पास कुछ सजेशंस हैं, तो आगे हम उनको स्लाइड नेक्स्ट हम उनको देख लेते हैं कि ये सजेशन किस तरह की हैं, किस तरह हम एक रिटर्न फॉर्म में जब कोई डेफेमेटरी मटेरियल शेयर कर रहे हैं किसी अपने सीनियर के साथ, तो उसमें हमें कौन सी एहतियातें करनी चाहिए ताकि कोई तीसरा बंदा उसको पढ़ ना सके। लेट्स मूव ऑन। लेकिन इसमें ये होता है कि आप फ्यू सजेशन में सील दी इन्वेलप्स को अच्छे तरीके से सील कर दें। इस तरह सील ना करें कि जनाब वो अंदर से डॉक्यूमेंट बाहर निकल आए, कोई पढ़ने के बाद वापस उसको उसी में रख के तो आगे भेज दे। नो, अगर ऐसा हुआ तो उसके जिम्मेदार भी सेंडर ही उसका जिम्मेदार होगा, रिमेंबर दिस पॉइंट। उसके बाद है मार्क द इन्वेलप पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल। अगर आप चाहते हैं कि उस डिफामेटरी मटेरियल जो आपने उस लेटर में इन्वेलप के अंदर जो रखा हुआ है, शेयर किया आपने, उसे रिसीवर का असिस्टेंट या उसका कोई सेक्रेटरी वगैरह ओपन करके ना पढ़े, तो आप उसके ऊपर कॉन्फिडेंशियल का वर्ड लिख सकते हैं कि हाईली कॉन्फिडेंशियल है या कॉन्फिडेंशियल। इट मीन्स कि वो लेटर जो है उसका सेक्रेटरी और असिस्टेंट जो है ना वो नहीं पढ़ेगा, नहीं ओपन करेगा। जो उसका कॉरेस्पॉन्डेंट को देख रहे होते हैं लोग, उसके जूनियर्स, तो वो डायरेक्टली उसको एज इट इज अपने बॉस की टेबल पे रख देंगे कि सर दिस इज फॉर यू एंड दिस इज हाईली कॉन्फिडेंशियल। तो वो बॉस भी समझ जाता है कि ये भाई मेरे ही देखने वाला को मैटर है, तो दैट्स व्हाई आई विल सी इट। इसी तरह आप रैप द एनक्लोज मैसेज विद ओपेक मटेरियल। आप ओपेक मटेरियल मीन्स के किसी ट्रांसपेरेंट किस्म के इन्वेलप में रैप ना करें अपने मैसेज को इस तरह के, दैट इज कैरिंग डिफामेटरी मटेरियल। तो आप इसे ओपेक मटेरियल मीन्स के किसी डेंस किस्म के किसी मोटे से कागज का बना हुआ इन्वेलप लें, उसके अंदर उसको रैप करें। जैसा कि मोस्टली जितनी भी कोरियर सर्विसेज हैं, पोस्ट वाली सर्विसेज हैं, वो सारी की सारी इस तरह का ही इन्वेलप आपको प्रोवाइड करते हैं कि उस इन्वेलप से अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट, किसी पेज पे लिखा हुआ टेक्स्ट बाहर से नहीं पढ़ा जा सकता। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। तो इसलिए हम कहते हैं ओपेक मटेरियल वगैरह के अंदर उसको रैप करके भेजा जाए। तो ये हमारे पास फ्यू सजेशन हैं। तो नाउ वी शैल गो अहेड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट जो हमारी सब हेडिंग है डेफेमेशन की, वो है प्रिविलेज। प्रिविलेज मीन्स के राइट्स देना। देखें, अभी तक जो हमारी डिस्कशन हुई है उसमें तो हमने ये डिस्कस किया कि यू हैव नो राइट टू शेयर डिफामेटरी मटेरियल विद एनीवन एल्स। लेकिन फिर भी कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पे आपको स्पेशल प्रिविलेज दी जाती है, स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं कि आप वहां पर डिफामेटरी मटेरियल जो है, डिफामेटरी स्टेटमेंट्स जो है, उनको आप शेयर कर सकते हैं, लीगली कर सकते हैं। उस पे आपके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता, उस सिचुएशन में आपके ऊपर कोई लीगल इशू नहीं बन सकता, कोई लीगल प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी आपके लिए, ठीक है। तो ये प्रिविलेजेस किनको कहाँ पे कैसे मिलती हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। कहते हैं देयर आर द टाइम्स व्हेन डिफामेटरी इंफॉर्मेशन मे बी मेड पब्लिक। कहता है कुछ टाइम ऐसे भी होते हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी भी होती हैं, कुछ प्लेसेस ऐसी भी होती हैं जहां पर डिफामेटरी मटेरियल इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की जा सकती है। तो ये यानी कि वहां पे उसको एक प्रिविलेज मिली होती है, राइट्स मिले होते हैं ऐसा करने के। तो ये दो तरह के होते हैं राइट्स या प्रिविलेज। नंबर 1 एब्सोल्यूट प्रिविलेज, मुकम्मल तौर पे राइट्स दे देना किसी को, आप मुकम्मल इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इवन आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज। और सेकंड होता है कंडीशनल और क्वालिफाइड, यानी कि आप एक कंडीशन की हद तक थोड़ा सा आप शेयर कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर। तो इनको आप डिटेल से हम आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो लेट्स मूव अहेड। तो मैं फिर रिपीट करता हूं
कि प्रिविलेज से पहले जो डिस्कशन हुई है उसमें वट एवर इट वॉज, यू हैव नो राइट टू शेयर डिफामेटरी मटीरियल अगेंस्ट समवन एल्स, आपको अलाउ नहीं है। और प्रिविलेज में यही होता है कि आपको अलाउ किया जाता है डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट प्लेसेस में, कि वहां पर आप ये काम कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं डिफामेटरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, कहीं पे मुकम्मल तौर पे कर सकते हैं जिसे हम एब्सोल्यूट प्रिविलेज कहते हैं, जहां पे आपको एब्सोल्यूट राइट्स मिली होते हैं, मुकम्मल प्रिविलेज होती है आपके पास। और सम टाइम आपको कंडीशनल और क्वालिफाइड प्रिविलेज दी जाती है, बस सिर्फ थोड़ी सी किसी एक कंडीशन के तहत, वहां पे आप उस कंडीशन में आप शेयर कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते। तो अब हम इन्हीं को डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव अहेड। अच्छा जी, देखिए एब्सोल्यूट प्रिविलेज इज पॉसिबल इन द 3 सर्कमस्टेंसेस, 3 सिचुएशंस में एब्सोल्यूट प्रिविलेज पॉसिबल है। नंबर 1, जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग मीन जब कोर्ट के अंदर एक केस चल रहा होता है किसी भी मैटर पे, उसके अंदर देखें जो जजेस होते हैं, जो वकील होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर, वकील भी, इसके अलावा विटनेसेस भी, दोनों तरफों के, और दोनों तरफों से जनाब कंप्लेनेंट भी और एप्लीकेंट भी, ये सारे लोग जो है एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल रहे होते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट डिफामेटरी स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं, रिटन फॉर्म में भी दे रहे होते हैं, ओरल फॉर्म में भी दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर कोर्ट्स के अंदर इस चीज की इजाजत है, परमिशन है आपको, यहाँ पर आप डिफामेटरी स्टेटमेंट्स दे सकते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, कोई आपके ऊपर लीगल इशू नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पे किसी मैटर को, किसी केस को सॉल्व करना पर्पस होता है। तो दैट्स वाई फिर इन चीजों को वहां बोदर नहीं किया जाता। उसके बाद दूसरा आता है कि लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग। जब लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग मीन कि जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा होता है, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की जा रही होती हैं, ठीक है, जैसे सेनेट में हो रही होती हैं डिफरेंट कंट्रीज की, तो फिर सेनेट में वहां पे सेनेटर्स हो गए, दूसरे पार्लियामेंटेरियंस हो गए, वो सब एक दूसरे के खिलाफ वहां पे एक दूसरे के खिलाफ डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स, डेफामेटरी मटीरियल शेयर कर रहे होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोल भी रहे होते हैं, सम टाइम इल वर्ड्स भी यूज कर जाते हैं, लेकिन वहां पर भी ऐसी प्रोसीडिंग में भी इनको अलाउ होता है कि ये कर सकते हैं, इस तरह कोई प्रॉब्लम वहां पर भी नहीं होती। और तीसरा आता है द एक्शन ऑफ द इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, डिफरेंट हेड ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, चेयरमैन, डायरेक्टर्स, डायरेक्टर जनरल्स, मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज, चीफ मिनिस्टर्स, लाइक दैट, या पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर जो साबका मिनिस्टर से साबका को रैंक रखते थे वहां पे गवर्नमेंट ऑफिशियल से, तो ये लोग भी डेफामेटरी मटेरियल शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल जैसे पॉलिटिकल पार्टीज में से एक बंदा आके, एक मिनिस्टर आके दूसरी पार्टी के अगेंस्ट बातें करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चला जाता, दूसरा आके उसके अगेंस्ट कर देता है, उनको अलाउ होता है क्योंकि उनके पास एविडेंसेस भी होते हैं, तो दैट्स वाई कोई लीगल इशू नहीं क्रिएट होता। इन 3 डिफरेंट सिचुएशंस के में आपको एब्सोल्यूट प्रिविलेज दी जाती है टू शेयर डेफामेटरी मटेरियल, टू शेयर डेफामेटरी इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, अब इनको डिटेल से जरा देख लेते हैं। कोर्ट्स ऑफ लॉ आर प्लेसेस वेयर डिफामेटरी स्टेटमेंट्स में बी मेड, यहाँ पर ये की जा सकती हैं। इसके बाद जूरीज मींस जजेस, पैनल होता है जो जजेस का हमेशा ऑड नंबर में होता है, 3, 5, 7, 9 लाइक दैट। अटॉर्नीज वकील जो हैं, विटनेसेस जो गवाह होते हैं, एंड अदर पार्टिसिपेंट जिसमें केस करने वाला भी होता है या जिस पर केस किया जाता होता है, ये सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं। इन जुडिशियल प्रोसीडिंग आर एब्सोल्युटली प्रिविलेज्ड टू मेक डिफामेटरी स्टेटमेंट्स आइदर ओरली आर रिटन। ये ओरली आर रिटन यानी कि स्लैंडर एंड लाइबल दोनों तरह की डेफेमेशन, डेफामेटरी स्टेटमेंट्स ये लोग दे सकते हैं। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, जज भी कमेंट पास कर सकता है आपके अगेंस्ट, जज भी कोई स्टेटमेंट दे सकता है डेफामेटरी किसी मुजरम के खिलाफ, किसी, ठीक है, विटनेस के खिलाफ भी, लाइक दैट। वकील भी दे सकते हैं, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, आर एब्सोल्युटली प्रिविलेज्ड टू मेक डिफामेटरी स्टेटमेंट्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज। तो देखें उनकी अपनी ड्यूटीज की परफॉर्मेंस के बारे में, अपने डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस के बारे में भी वो अपने किसी एम्प्लॉय के बारे में डिफामेटरी स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि भाई यू आर नॉट वर्किंग वेल, योर परफॉर्मेंस इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, आप ड्यूटीज को अच्छे तरीके से नहीं कर रहे, तो वहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस तरह हम ये था हमारी जो डिस्कशन थी, ये दैट वाज ऑल अबाउट द प्रिविलेज। नाउ वी हैव टू मूव अहेड फॉर द नेक्स्ट डिस्कशन। ओके, इन नेक्स्ट डिस्कशन हमने ये देखना है कि कंडीशनल और द क्वालिफाइड प्रिविलेज कब होती है। देखिए, एक होता है कि परमिशन आपको है ही नहीं, यू आर नॉट प्रिविलेज्ड टू डू समथिंग, टू स्प्रेड डिफामेटरी मटेरियल। फिर एक होता है कि आपको प्रिविलेज दी जाती है, आप डिफामेटरी मटेरियल शेयर कर सकते हैं। फिर तीसरी सूरत यही इसकी बनती है कि जब आप थोड़ी सी कहीं किसी सिचुएशन में कर सकते हैं शेयर डिफामेटरी मटेरियल, थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं, बाकी नहीं आप कर सकते, मुकम्मल नहीं आपको परमिशन होती। तब हम इस केस तीसरे को डिस्कस करने वाले हैं। एक केस हो गया जिसमें मुकम्मल परमिशन नहीं है, एक में मुकम्मल परमिशन है, एक में थोड़ी सी परमिशन है आपको शेयर करने की।
तो ये थोड़ी सी वाला है जो हम अब डिस्कस करने लगे, दैट इज कंडीशनल और क्वालिफाइड प्रिविलेज। समटाइम्स राइटर मे हैव कंडीशनल प्रिविलेजेस, ठीक है, उनके पास कंडीशनल प्रिविलेजेस होती हैं ड्यूरिंग बिजनेस कम्युनिकेशन, जब बिजनेस में वो अपने प्रोफेशन में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं फॉर द सेक ऑफ बिजनेस। तो डिफामेटरी स्टेटमेंट्स मेड इन ऑर्डिनरी कमर्शियल एक्टिविटीज, इस पॉइंट को आपने याद रखना है, जो कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, कमर्शियल एक्टिविटीज, उसमें आपको डेफामेटरी स्टेटमेंट्स देने की परमिशन होती है सिर्फ उस कमर्शियल एक्टिविटी में थोड़ी सी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्वालिफाइड प्रिविलेज। कहते हैं वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर मेड विद इन द कंपनी और विदाउट कंपनी, चाहे वो फिर स्टेटमेंट कंपनी के अंदर हो या कंपनी के बाहर हो। फॉर एग्जाम्पल, जब आप टीवी पे कमर्शियल देखते हैं किसी सर्फ का, सर्फ एक्सल का कह लें, सर्फ एक्सल का, तो सर्फ एक्सल वाले वहां पे एंड पे जब बोलते हैं कि जी सर्फ एक्सल वो दाग भी साफ करे जो दूसरे छोड़ जाएं। अब ये जो दूसरे छोड़ जाएं का मतलब है कि ये डेफामेटरी मटेरियल किसके बारे में शेयर किया जा रहा है, बाकी सब कंपनीज के लिए, चाहे वो ब्राइट है, उसमें टोटल है, एरियल है, जितने भी हैं, लेकिन इतनी को परमिशन होती है, ठीक है, ये कंडीशनल है ना। तो कंपटीशन में कोई कंपनी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए थोड़ा बहुत डेफामेटरी मटेरियल जो है वो या स्टेटमेंट दे सकती है, उसको थोड़ी सी परमिशन इस कमर्शियल के लेवल पे एक कमर्शियल एक्टिविटी के लिए होती है, चाहे वो टीवी कमर्शियल हो या उसकी सेल्स इंक्रीज करने का लेवल हो, जो भी है कमर्शियल एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें वो डेफामेटरी स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद डेफेमेशन में हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज द डेफामेटरी टर्म्स। डिफरेंट डेफामेटरी टर्म्स होती हैं जो कि लोगों के बारे में होती हैं, लोग बेशक वैसे ही होते हैं जैसी टर्म्स हैं, लेकिन वी आर नॉट अलाउड टू यूज दीज टर्म्स बिकॉज दिस कैन क्रिएट serious risk for us. For example, don't say someone about adultery, faker. If someone is interested in women, it doesn't mean कि आप उसे कहें कि you are preferring to keep women with you, hankering about them, bothering about them. No need to say them. अगर कोई शराब ज्यादा पीता है, कोई नशे में रहता है, तो उसे अल्कोहलिक ना कहें, ठीक है। तो अगर कोई कमीशन ज्यादा खाता है तो उसे किकबैक्स या मास्टर ऑफ किकबैक्स, किंग ऑफ किकबैक्स, ऐसे कोई वर्ड यूज ना करें। ऑल दीज आर लव मेट, ओल्ड फ्लेम, चीट्स, इन्फॉर्मर, रास्कल, ड्रग एडिक्ट, ऑल आर द डिफामेटरी टर्म्स। इनको बिल्कुल यूज ना करें। यू आर नॉट अलाउड टू से समवन और टू कॉल समवन बाय यूजिंग दीज टाइप्स ऑफ डिफामेटरी टर्म्स। तो ये काम बिल्कुल आपने स्टूडेंट्स नहीं करना। लेट्स मूव अहेड। Okay, now we shall move ahead to discuss the second section of the business communication and legal issue, that is in vein of privacy. Simple is that कि in vein of privacy यही होती है कि आप एम्प्लॉय हैं, आप काम कर रहे हैं जहाँ पे जो आपके केबन्स बने होते हैं वहाँ पे बैठ के आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, वट एवर इज योर ड्यूटी यू आर परफॉर्मिंग, तो वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए किसी भी किस्म की इन्वेन से। ये नहीं कि आते जाते हर बंदा आपके सर पे खड़ा आके देख रहा हो कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे वगैरह वगैरह। इससे जो एम्प्लॉयज होती हैं उनकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट होता है। तो ये चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो देखें, ईच वर्कर हैज़ द एक्सपेक्टेशन दैट वंस पर्सनल वर्क एरिया इज फ्री फ्रॉम द इन्वेन बाय अदर्स। हर एम्प्लॉय का यही एक रोल होता है ना, वो यही एक्सपेक्ट कर रहा था उसका जो वर्क एरिया जहाँ पे उसने काम करना है, उसका जो ऑफिस है, जहाँ उसका जो केबन है, जहाँ उसकी जो मशीन है, जहाँ उसका जो जिस चीज़ का भी वो ऑपरेटर है, वो बिल्कुल फ्री हो फ्रॉम इन्वेन बाय अदर, वो दूसरों की उसमें बिल्कुल किसी किस्म की मदाखलत ना हो, इंटरफेरेंस ना हो, ताकि वह खामोशी से अपनी एक मुकम्मल एक अपनी कह लें कि तवज्जो का अटेंशन के साथ अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर सके। कहता इफ अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं है तो इट मीन्स कि इन्वेन ऑफ प्राइवेसी हो रही है, वहां पे इन्वेन हो रही है, आपकी प्राइवेसी में इंटरफेयर कर रहा है कोई। इफ योर वर्क एरिया इन्वॉल्व्स अनप्रिविलेज्ड और अनरीजनेबल इंट्रूजन, अगर उसमें देखें आपके वर्क एरिया में अनऑथोराइज्ड या अनरीजनेबल इंट्रूजन या इंटरफेरेंस होता है, ठीक है, इनटू द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, इट इज कॉल्ड इन्वेन ऑफ प्राइवेसी। तो देखें, जब आप जॉब पे हैं, ड्यूटी पे हैं, तो आपकी प्राइवेट लाइफ भी है, राइट, उसके बगैर तो आप वहां पर भी नहीं होते। नो डाउट कि यू आर देयर विद योर प्रोफेशनल लाइफ। तो अगर उसमें कोई इंट्रूजन होता है, कोई इंटरफेयर करता है, बार बार करता है, विदाउट एनी राइट्स करता है, विदाउट एनी अथॉरिटी को करता है, तो ये चीज क्या कहलाएगी? इन्वेन ऑफ प्राइवेसी। तो ये प्राइवेसी को हमने तीन तरह से देखना है। इन्वेन प्राइवेसी में किस तरह होती है? नंबर 1, एन एम्प्लॉयज पर्सनल डिसेबिलिटीज, नंबर 2 पर्सनल आइडेंटिटी एंड द प्राइवेट फैक्ट, एंड नंबर 3 है पर्सनल रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डेटा। इन 3 सेक्शन में हमने इन्वेन ऑफ प्राइवेसी को डिस्कस करना है।
तो लेट्स मूव अहेड टू डिस्कस इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी रिगार्डिंग these 3 points. Okay, now we shall start के invasion of privacy में जो पहला पॉइंट है an employee's personal disabilities के इसके बारे में क्या होता है, लॉ क्या कहते हैं. देखें, कोई एम्प्लॉय हमारा जो है इफ ही और शी सफरिंग फ्रॉम द हेल्थ इश्यूज, तो ये हमारी कंपनी में लोगों को पता होता है, ऑर्गेनाइजेशन में. तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके हेल्थ इश्यूज को जाके तो दूसरे लोगों को बताते फिरें, उसको पब्लिक करते फिरें, लोगों को बताएं कि ये बीमार है, ये सिक है, ये अच्छा ठीक नहीं है, फिजिकली फिट नहीं है, वगैरह वगैरह. तो इस चीज़ों को हमने साइलेंट ही इस पे रहना होता है. ठीक है जी. तो ये चीज़ आती है इसमें किसमें, एन एम्प्लॉयज पर्सनल डिसेबिलिटीज. तो इसको हमने अगर इसके बारे में आप जाके बताएंगे तो इट मीन्स कि यू आर इंटरफेयरिंग इन हिज प्राइवेट लाइफ, इन हर प्राइवेट लाइफ में आप इंटरफेयर कर रहे होते हैं. कीप द इंफॉर्मेशन ऑफ एन एप्लीकेंट और एम्प्लॉय, चाहे वो एप्लीकेंट हो नया आपने जिसे हायर करना है, इंटरव्यू होना जिसका, चाहे वो आपके यहाँ ऑलरेडी वर्क कर रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन जो उसको प्राइवेट रखें. कौन सी इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट रखें, रिगार्डिंग दी हेल्थ इश्यूज, उसके हेल्थ से रिलेटेड जो है. अगर आप उसको पब्लिक करते हैं तो इट मीन्स कि आप उसकी जो पर्सनल जो लाइफ है उसमें आप इंटरफेयर करते हुए उसके हेल्थ इश्यूज, हेल्थ की प्रॉब्लम्स को लोगों को बता रहे हैं. ठीक है, तो ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए. ये भी इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी में आता है. और नंबर 2 पॉइंट है हमारा एन एम्प्लॉयज पर्सनल आइडेंटिटी एंड द प्राइवेट फैक्ट्स. सेकंड जो पॉइंट है इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी का, इसमें देखें पर्सनस नेम, फोटोग्राफ्स. इसी तरह अगर आप एम्प्लॉयज की पर्सनल आइडेंटिटी, प्राइवेट फैक्ट्स को उसकी परमिशन के बगैर अगर शेयर करते हैं, यूज करते हैं, तो डेफिनेटली ये भी इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी में आ जाता है. इसे लीगल इशू बनता है, कोई आपके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता है कि भाई मेरी परमिशन के बगैर आपने ये चीज़ें मेरी कैसे यूज़ की. ठीक है, इसमें किसी का पर्सनल नेम हो सकता है, जैसे आप अक्सर देखते हैं कि फेसबुक पे आप किसी के नाम की, सेम नाम की आईडी, उसकी पिक्चर आईडी से डाउनलोड करके लगा के सेम अकाउंट बना लेंगे, तो डेफिनेटली इससे प्राइवेसी किसी की जो भी है डिस्टर्ब होगी. फोटोग्राफ्स, अदर आइडेंटिफिकेशन, राइट, फॉर कमर्शियल बेनिफिट्स विदाउट परमिशन. तो खास तौर पे कमर्शियल बेनिफिट के लिए तो बिल्कुल ये विदाउट परमिशन नहीं होना चाहिए. उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ द कस्टमर. डिफरेंट कस्टमर जब आते हैं आपसे कुछ चीज़ परचेज करने के लिए, डेफिनेटली वो अपनी मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन आपको सबमिट करवाते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे, आपकी कोई कंपनी जो फर्म है वो क्रेडिट प्रोवाइड करती है, तो कोई क्रेडिट के लिए आ जाता है, क्रेडिट की रिक्वेस्ट करता है, इंश्योरेंस के लिए आ जाता है, मेडिकल केयर के लिए, कोई जॉब के लिए आता है, डॉक्यूमेंट्स अपने जमा करवाता है. तो ये डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं दैट शुड बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल. तो ये कॉन्फिडेंशियल होते हैं, ये इनका मिस यूज़ नहीं होना चाहिए कि आप इनको लेके प्राइवेटली किसी को दे दें यूज़ करने के लिए. तो अगर करेंगे तो डेफिनेटली आपको फेस करना पड़ेगा लीगल इश्यूज को. अगर कोई कोर्ट में जाता है तो आपको उसकी सजा भी हो सकती है. तो ये सारी चीज़ें जो है ना, आपने कीप द क्रेडिट एप्लीकेशन मटेरियल कॉन्फिडेंशियल. जो भी उसने क्रेडिट एप्लीकेशन पे जो मालूमात दी है, जी मैं गरीब हूँ, इतनी मेरी इनकम है, यहाँ रहता हूँ, इतने कमरे हैं, एक घर इस तरह है, छोटी सी बिल्डिंग है, इतने बच्चे हैं, फैमिली, ये सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है. तो ये इसलिए नहीं होती कि आप इसको लेके दूसरों के साथ शेयर करें. तो बी केयरफुल रिगार्डिंग दिस पॉइंट एज वेल एज. ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी का, दैट इज एन एम्प्लॉयज रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स, लेटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डेटा. होता क्या कि देखें, जब आप एक जगह पे आप जॉब करते हैं तो वहाँ पे जॉब के दौरान आप, जैसे आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटीज होती है, वहाँ पे आप इंटरनेट की फैसिलिटीज को यूज करते हैं फॉर द कम्युनिकेशन, फॉर द सेक ऑफ बिजनेस भी आप करते हैं. इसके अलावा आप अपनी वहाँ पे प्राइवेट डिस्कशन भी आपकी हो रही होती है, किसी को प्राइवेट लेटर्स भी सेंड करते हैं. ठीक है, वही उन्हीं को, उसी इंटरनेट सर्विसेज को यूज करते हैं जो कंपनी ने आपको प्रोवाइड की होती है. ईमेल्स भी करते हैं. तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने जॉब छोड़ दी है तो आप उनकी लेटर्स, उसकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, प्राइवेट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जो था उसका अपने फैमिली के साथ वो भी लेके आप उसको एक्सपोज कर दें, सबके सामने ले आए. तो अगर ऐसा भी करेंगे तो ये भी इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी में आ जाता है. तो इन चीज़ों से भी हमें जो है ना वो बचना चाहिए. तो यही बात यहाँ पे हो रही है कि एन एम्प्लॉयज राइट टू प्राइवेसी विल बी वायलेटेड. वो राइट वायलेट होता है इफ प्राइवेट रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स, लेटर्स एंड द मोर रिसेंटली इलेक्ट्रॉनिक मेल आर रीड बाय द पर्सन नॉट एंटाइटल्ड टू एग्जामिन देम. तो ये चीज़ें ऐसा कोई बंदा पढ़ ले या देख ले जिसे ऐसा करने की परमिशन नहीं है. रिमेंबर दिस थिंग कि जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है वो तो कोई भी देख सकता है, सीनियर आपसे आके डिमांड कर सकता है, चेक भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती. लेकिन जो आपकी प्राइवेट लाइफ होती है, नो डाउट कि आपका प्राइवेट लाइफ जो है वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी सेपरेट नहीं होता, वो आपके साथ ही होता है.
तो फिर भी आप प्रोफेशन में अपनी ड्यूटी के दौरान भी बैठे बैठे घर में फैमिली में कोई मेल लिख कर सकते हैं, कोई आप उनको ईमेल सेंड कर सकते हैं, कोई आप उनको लेटर लिख सकते हैं, कोई गुड विल लेटर लिख सकते हैं किसी को, फैमिली मेम्बर्स को, रिलेटिव्स को, लाइक दैट। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आके इन चीज़ों को भी आके देख के तो इनको पढ़ सकते हैं, पब्लिक कर सकते हैं, लाइक दैट। नो, अगर ऐसा करेंगे तो ये प्राइवेट लाइफ है आपकी, उसमें इंट्रूजन ही कंसीडर की जाएगी, तो ये इसके भी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। दिस वाज द एंड ऑफ द सेकंड सेक्शन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन एंड लीगल इशू, दैट वाज इन वेन ऑफ प्राइवेसी। तो नाउ वी आर मूविंग अहेड टुवर्ड द थर्ड में आ जाता है हमारा जो है दैट इज मिस रिप्रेजेंटेशन एंड द फ्रॉड। मिस रिप्रेजेंटेशन एंड द फ्रॉड में सबसे पहले मिस रिप्रेजेंटेशन है। मिस रिप्रेजेंटेशन तीन तरह से हो सकती है। नंबर वन, इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन। नंबर टू है फ्रॉडुलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन, और नंबर थ्री होती है सेल्स वारंटीज के थ्रू भी आप किसी को मिस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन तीनों को हम आगे वन बाय वन डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो लेट्स मूव अहेड। ओके, तो लेट्स मूव टू डिस्कस इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन। देखिए, फ्रॉम द वेरी वर्ड इनोसेंट इट इज क्लियर कि ऐसी रिप्रेजेंटेशन या ऐसी मिस रिप्रेजेंटेशन जो कि हम करना नहीं चाहते, जिसके लिए हमारी ईवल या बैड इंटेंशन नहीं है, लेकिन बाय चांस वो एट द एंड वो हो जाती है हमसे, ठीक है, लेकिन हमारी उसके पीछे कोई ईवल इंटेंशन नहीं होती, राइट। तो ऐसी जो रिप्रेजेंटेशन होती है या मिस रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज कॉल्ड इनोसेंट। इनोसेंट रिप्रेजेंटेशन इज अ रिप्रेजेंटेशन दैट इज मेड इन गुड फेथ एंड बिलीव टू बी ट्रू, ठीक है, जिसे आप गुड फेथ में करते हैं, जिसे आप बिल्कुल सही कहते हैं, बाय द वन मेकिंग इट, जो भी इसे कर रहा होता है, बट दैट इज इन फैक्ट फॉल्स टू इंगेज इनटू एन एग्रीमेंट, लेकिन वो असल में क्या होती है, वो गलत होती है, झूठ होती है, जस्ट टू इंगेज, जस्ट टू गेट द कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाने के लिए, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में आपके ऊपर वो खास पेनल्टी नहीं होती, क्योंकि आपकी बैड इंटेंशन नहीं होती इसके पीछे, आप अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रहे होते हैं और ठीक कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एट द एंड मैटर जो है वो डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए पार्टी बी को के साथ उनसे कॉन्ट्रैक्ट में कहते हैं ठीक है, विद इन 1 मंथ हम आपको प्रोडक्ट्स जो आप डिमांड करेंगे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो गया, लेकिन आप महीने के बाद जब आप आगे चले जाते हैं जी, 2 महीने तक आप उनको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड नहीं करते, तो देखें ये इनोसेंट रिप्रेजेंटेशन इसलिए होगी कि आपकी बैड इंटेंशन नहीं थी। फिर आप उनको रीजन देते हैं कि जनाब ये देखें इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम था, कोविड-19 की वजह से मटेरियल जो है वो इंपोर्ट नहीं हो सका, तो ये रीजन थी इसलिए लेट हो गया। तो आपके इस एक्सक्यूज को लिया भी जा सकता है। बेशक आप अपनी कॉन्ट्रैक्ट की उस एग्रीमेंट की कंडीशन के ऊपर फॉल्स हो गए हैं, उसके ऊपर आप गलत साबित हो चुके हैं कि आपने 1 महीने में प्रोवाइड जो करनी थी प्रोडक्ट्स वो आप नहीं कर सके, ठीक है, लेकिन आपका एक्सक्यूज वहां पे एक्सेप्ट इसलिए हो सकता है क्योंकि आपका ऐसा करने की कोई बैड इंटेंशन नहीं थी, ठीक है, अपेरेंटली। तो इस चीज को, इस तरह की जो मिस रिप्रेजेंटेशन होती है, जो आपके भी हाथ में कंट्रोल में नहीं होती लेकिन हो जाता है ऐसा, तो दैट इज कॉल्ड इनोसेंट रिप्रेजेंटेशन कह लें, या आप उसे इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन कह लें। इसके अगेंस्ट एक दूसरी होती है, दैट इज द सेकंड वन, दैट इज द फ्रॉडुलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन। फ्रॉम द वेरी वर्ड फ्रॉडुलेंट इट इज क्लियर कि जो हो ही बैड इंटेंशन के साथ, बुरी नीयत के साथ जो की जाए, रिमेंबर दिस थिंग। तो फ्रॉडुलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन और द फ्रॉड मे बी डिफाइंड एज एनी टाइप ऑफ लाई और फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि कोई भी झूठी और गलत स्टेटमेंट दे के जो होता है, दैट इज यूज टू चीट अ पर्सन इनटू एन एग्रीमेंट, जो किसी पर्सन को चीट करने के लिए यूज हो, यानी कि आप एग्रीमेंट करते हुए, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाते हुए या करते हुए, उसमें कोई एम्बिगुअस किस्म की स्टेटमेंट डाल दें ऐसी कि जिसकी बाद में आप अपनी मुताबिक तशरीह करके किसी दूसरे को उसके सरमाए से उनसे छीन सकें, उनको मजीद लूट सकें या लाइक उनका कोई नुकसान कर सकें, तो ऐसी जो भी रिप्रेजेंटेशन होगी दैट विल बी कॉल्ड द फ्रॉडुलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन, वो फ्रॉड में आ जाएगी। तो इससे भी आपने बचना है। इट मे अकर इन मैनी वेज, ये बहुत सारे तरीकों से होती है, इंक्लूडिंग रिटन वर्ड्स की फॉर्म में, स्पोकन वर्ड्स की फॉर्म में, जेस्चर्स की फॉर्म में, बॉडी इमोशन, थ्रू साइलेंस, किसी भी तरीके से बहुत सारी चीजों के साथ ये हो सकती है। यानी कि रिटन फॉर्म में एग्रीमेंट हुआ है तो उसमें भी हो सकती है, कुछ वर्ड आप ऐसे लिख दें कि जिनके मीनिंग आपके अकॉर्डिंग डिफरेंट है और सेकंड पार्टी के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकते हैं मीनिंग, ठीक है। यानी कि जैसे पेमेंट टर्म्स हैं, आप पेमेंट टर्म्स के बारे में लिखें कुछ ना, कि पेमेंट टर्म्स कब डी होंगी, या शिपिंग चार्जेस, सबको पता है शिपिंग चार्जेस होंगे, प्रोडक्ट्स जब आनी है रिसीव होंगी, एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे जाएंगी,
तो चार्जेस कौन पे करेगा? आप जानबूझ के उस कंडीशन को डिस्कस ही ना करें और एट द एंड आप कहें जी देखें यहाँ पे तो डिस्कस ही नहीं हुआ, ये सारा अब आपके ऊपर है, आप इसको पे करेंगे। ठीक है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसी चीज जिससे आप किसी को इंटेंशनली, यहाँ पे वर्ड है इंटेंशनली, कि नियत इरादा तन आप किसी के साथ कोई झूठी स्टेटमेंट के साथ कोई इस तरह का ब्लंडर करते हैं, तो फिर ऐसी चीजें फ्रॉडुलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन में आ जाती हैं। चाहे वो आप स्पोकन वर्ड से करें, चाहे आप जेस्चर से करें, बॉडी इमोशन से करें, या अपनी साइलेंस से करें। ठीक है जी, तो ये फ्रॉडुलेंट के अंदर आ जाती है। अब नेक्स्ट वी हैव गो अहेड टू डिस्कस द फर्दर, एंड दैट इज सेल्स वारंटीज। इनो मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में, मिस रिप्रेजेंटेशन में थर्ड चीज जो है दैट इज अबाउट द सेल्स वारंटीज। तो सेल्स वारंटीज में भी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये वायलेट होते हैं। यानी कि कंपनीज जो है वो सेल्स वारंटीज की कंडीशंस में, या जो उन्होंने कमिट किया होता है कस्टमर को कि भाई ये सर्विसेज इस तरह की हम प्रोवाइड करेंगे, तो वो उसको फुलफिल नहीं करते। तो ये चीजें भी जो है ना मिस रिप्रेजेंटेशन की तरफ लेके जाती हैं। फॉर एग्जांपल, इन द मोस्ट सेल्स वारंटीज द सेलर अंडरटेक्स सर्टेन ऑब्लिगेशंस। देखें, जितनी भी सेल्स वारंटीज होती है उसमें जो सेलर होता है, जो बेचने वाला या मेकर जो है बनाने वाला है, उसने बहुत सारी जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो कमिटमेंट्स होती हैं सेलर की तरफ से कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी होगी, इसकी नेचर बहुत अच्छी होगी, या इसका टाइटल बहुत अच्छा है जनाब, इसकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी बिक रही है। तो ये वो चीजें होती हैं जो सेलर की तरफ से कमिटेड होती हैं, जो होनी ही होनी। जब आप देखें पैसे देके अगर अच्छी चीज खरीदें तो आपको अच्छी ही एक्सपेक्ट होती है, अगर वो अच्छी ना निकले तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और जिस कंपनी ने बनाई होती है उससे, उसके लिए भी ये होता है कि दे आर कमिटेड टू प्रोवाइड द गुड प्रोडक्ट्स। तो वो भी कमिटेड होते हैं कि हमने, उनकी भी ये कमिटमेंट होती है कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही प्रोवाइड करेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता तो इट मीन्स के दे आर वायलेटिंग। ठीक है, तो कि वो अपनी कमिटमेंट पे पूरा नहीं उतर रहे, जो उन्होंने कमिटमेंट की हुई है, जो उनका एक नाम है, उस पर पूरा नहीं उतर रहे। तो ये बातें होती हैं सारी। ठीक है, द सेलर अंडरटेक्स द सर्टन ऑब्लिगेशंस, कमिटमेंट्स बाय द सेलर कंसर्निंग द नेचर, टाइटल, क्वालिटी ऑफ द गुड्स आर द सर्विसेज बीइंग सोल्ड। ठीक है, तो उन प्रोडक्ट्स के बारे में, उन सर्विसेज के बारे में जो वो मार्केट में प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसके बारे में जो जो कमिट किया होता है कि भाई हम इस पे कंप्रोमाइज नहीं करते, हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी प्रोडक्ट्स की, इसका जो टाइटल है, इसकी जो नेचर है, या इसका जो मेकिंग है, जो इसका फार्मूला है, या जो भी चीजें हैं, ठीक है, तो इस पे हमारी कोई किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं होगा इनकी क्वालिटी पे। ठीक है, तो जो भी उन्होंने क्लेम्स किए होते हैं, हर कंपनी का क्लेम होता है अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में, अगर वो क्लेम के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं निकलती तो देखें इस मिस रिप्रेजेंटेशन में आएगा ये भी। कहता है व्हेन दीज ऑब्लिगेशंस, रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द सेलर, जो कमिटमेंट है सेलर की, जो रिस्पांसिबिलिटीज है सेलर की, आर एक्सप्रेसली क्लियरली स्टेटेड आर इम्प्लाइड एंड व्हेन दे एक्चुअली इंड्यूस। असल में यही जो होती है ना, क्या नाम है, आई एम रिपीटिंग, कहता है व्हेन दीज ऑब्लिगेशंस, रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द सेलर आर एक्सप्रेसली स्टेटेड, जब इनको क्लियरली बता दिया जाता है, एंड व्हेन दे एक्चुअली इंड्यूस, क्योंकि यही चीजें, यही कमिटमेंट्स उनकी जो होती हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जो उन्होंने कमिट किया होता है विद द कस्टमर्स एज अ सेलर, कि हम आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स देंगे, यही चीजें सारी, तो यही चीजें क्या करती हैं, प्रोवोक करती है सेल को। यही चीजें आपके कस्टमर को अट्रैक्ट करती है और आपकी सेल जो है वो इंक्रीज होती है। कहता है दीज द ऑब्लिगेशंस आर कॉल्ड वारंटी। तो फिर ऐसे ही जो ऑब्लिगेशंस होती हैं, जो कमिटमेंट्स होती हैं, ये सारी आप उनको क्या नाम देते हैं, वारंटीज का नाम देते हैं। यही चीजें वारंटीज कहलाती हैं। और वारंटीज हमारे दो तरह की होंगी, नंबर 1 एक्सप्रेस वारंटी, नंबर 2 इम्प्लाइड वारंटी। तो अब इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। लेट्स मूव अहेड। ओके, तो वारंटीज क्योंकि दो तरह की होती हैं, वन इज एक्सप्रेस वारंटी। एक्सप्रेस वारंटी जो आपने ऑलरेडी लिख के रिटन फॉर्म में एक तरह बता दी होती है। एक्सप्रेस वारंटीज आर क्रिएटेड बाय द सेलर स्पेसिफिक स्टेटमेंट अबाउट द प्रोडक्ट। यानी कि ये सेलर की स्टेटमेंट्स होती हैं, डिफरेंट पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स होती हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्वालिटीज के बारे में, या इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, विच अफेक्ट द बायर्स डिसीजन टू बाय। और यही चीजें देख के बायर जो होता है, ये चीजें अपनी खरीदने का आपसे फैसला करता है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो सर्वेज हैं डिफरेंट, ये सेल सर्वे जो वो शो करते हैं कि ओनली 10% ऑफ द कस्टमर कंज्यूमर्स, 10% ऑफ द कंज्यूमर्स से द वारंटी हैज अ बेरिंग ऑन देयर डिसीजन टू बाय। कि 10% ही कंज्यूमर्स कहते हैं कि वारंटी की कंडीशंस ने उनको फोर्स किया कि वो चीज़ खरीद लें, कि वारंटी कंडीशंस बड़ी अच्छी ये दे रहे हैं, वारंटी बहुत अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो लिहाजा परचेज कर लेना चाहिए। तो इट मीन्स के सिर्फ वारंटी देख कर भी लोग चीज़ों को नहीं खरीदते। रिमेंबर दिस थिंग,
इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोगों ने देखनी होती हैं, लेकिन सर्विस के मुताबिक 10% लोगों की वारंटी देख के प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं कि इसकी वारंटी 1 साल की है, इसकी वारंटी 2 साल की है। जैसे आप शॉप पे कोई चीज़ खरीदने जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो शॉपकीपर कहता है ये आपको इसकी वारंटी कोई भी नहीं है, इसकी 1 महीने की, इसकी 6 माह की, इसकी साल की है। तो आप हो सकता है जो जिसकी वारंटी ज़्यादा हो उसको ज़्यादा वारंटी देख के खरीद लें, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी की ना हो, ठीक है। तो इस तरह की जो वारंटीज़ होती हैं जिसमें सेलर ने आपको प्रोडक्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में, उसके डिफरेंट फीचर्स के बारे में कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स दी होती हैं लिख के साथ, पूरी एक बुकलेट की फॉर्म में जैसे होता है। तो ऐसी वारंटीज को हम कहते हैं एक्सप्रेस वारंटीज, जो डिटेल के साथ जिनको एक्सप्रेस कर दिया जाता है, जिनकी कंडीशन सारी चीज़ें बता दी जाती हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं तो उसकी भी वारंटी जो वो एक्सप्रेस वारंटी होती है, मोबाइल फ़ोन की जो वारंटी कार्ड निकलता है उस पर जो कंडीशन टर्म्स लिखी होती हैं सारी। तो अब इसके बाद नेक्स्ट है इम्प्लाइड वारंटीज। तो इम्प्लाइड वारंटीज जो है ना ये डिफरेंट होती है फ्रॉम द एक्सप्रेस वारंटीज। असल में इम्प्लाइड वारंटीज होती हैं, देखिए फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, ठीक है, तो अब हर कंपनी आपको हर चीज़ पे वारंटी नहीं दे रही। कुछ चीज़ों के ऊपर प्रोडक्ट्स पे कंपनी का एक नाम होता है, एक स्टैंडर्ड होता है कि जो उन्होंने यूनिफॉर्म कमर्शियल कोड जो होते हैं स्टैंडर्ड के किसी चीज़ को बनाने के, उसके अकॉर्डिंग उसको बनाया हुआ है कि इसमें जहाँ मिनिमम ये चीज़ें गारंटी होंगी, ये चीज़ें ज़रूर होंगी, आप वो चीज़ खरीद लेते हैं। लेकिन जब आप उसको यूज़ करते हैं तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो आपकी जो एक्सपेक्टेड थी चीज़ें, जो एक्सपेक्टेशन थी उससे भी हट कर निकल आती है, उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ही पुअर निकल आती है। तो ये इस तरह की जो वारंटीज़ होती है जो आपने एक्सपेक्ट की होती हैं, जो आपने अज्यूम की होती हैं, तो ये इम्प्लाइड वारंटीज कहलाती हैं। देखें इसकी यहाँ पे एग्जांपल ये कि आपने फॉर एग्जांपल एक होंडा मोटर बाइक्स के कंपनी से एक होंडा बाइक खरीद ली है। तो देखिए आप होंडा बाइक जो है ना वो आपको जब आप खरीदते हैं तो उनका एक नाम है, क्वालिटी स्टैंडर्ड ये सारा कुछ, उसमें आपको कोई दूसरी राय की कोई रिटर्न वारंटी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। वहाँ पे ज़बानी जो एक ओरल फॉर्म में वारंटी होती है, ये होंडा एक नाम है, एक ब्रांड है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये स्टैंडर्ड कोड्स के मुताबिक ही बनी होती है, कमर्शियल कोड्स हैं जो यूनिफॉर्म कमर्शियल कोड्स जिन्हें आप कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही इसको सेट किया हुआ है, डिज़ाइन किया हुआ है, तो आप खरीद लेते हैं। लेकिन जब वो खरीद के आप यूज़ करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसको चलाते हैं, तो वो आपकी एक्सपेक्टेशन जो थी उससे बिल्कुल हट के उसमें कई फॉल्ट निकल आते हैं। तो देखें ऐसी किस्म की जो वारंटी होती है जो आपने अज्यूम की होती है खुद से भी, जो ओरली आपको दी होती है कंपनी की तरफ से भी, डीलर की तरफ से भी, आपके माइंड में खुद भी होती है कि इनसे अच्छी तो कोई चीज़ बना ही नहीं सकता। तो इस तरह की वारंटी को हम कहते हैं इम्प्लाइड वारंटी, ठीक है। एन इम्प्लाइड वारंटी इज एन अनरिटन गारंटी दैट अ प्रोडक्ट वर्क्स एज एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू द यूनिफॉर्म कमर्शियल कोड। ये एक स्टैंडर्ड है कि जिसमें इम्प्लाइड वारंटी कौन सी रिटर्न फॉर्म में नहीं होती, ठीक है, लेकिन इसमें एक्सपेक्ट किया जाता है कि जनाब जो प्रोडक्ट है वो यूनिफॉर्म कमर्शियल कोड जो स्टैंडर्ड उसके अकॉर्डिंग ही बनी हुई है। फॉर एग्जांपल व्हेन यू बाय अ न्यू कार फ्रॉम अ कार डीलर, जब आप कार डीलर से नई कार खरीदते हैं, सुजुकी की खरीदते हैं, होंडा की खरीदते हैं, आप टोयोटा की खरीदते हैं, जो भी, हर कंपनी का एक अपना स्टैंडर्ड है, उसके कस्टमर्स की एक अपनी एक्सपेक्टेशन होती है, ठीक है। तो वो उसको देखते हैं, वो ब्रांड देखते हैं, वो कंपनी का नाम देखते हैं, उनको रिटर्न फॉर्म में कोई गारंटी वारंटी की जरूरत नहीं होती। द इम्प्लाइड वारंटी इज दैट द कार वर्क्स। तो इम्प्लाइड वारंटी ये है कि वो कार आपकी उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग काम भी करे। अगर वो नहीं काम करेगी, उससे पुअर परफॉर्मेंस निकलेगी, तो इट मीन्स के दैट इज द मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंट किया गया, आपको एक वो चीज़ दी गई है जो गलत थी, जो ख़राब थी, लेकिन आपको अज्यूम यही करवाया गया कि ये चीज़ बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। तो ये कंसेप्ट है इम्प्लाइड वारंटी का। तो नाउ वी हैव टू गो अहेड फॉर द नेक्स्ट डिस्कशन। ओके, तो नेक्स्ट सेक्शन जो है ना, थर्ड सेक्शन जो है इसका बिजनेस कम्युनिकेशन लीगल इशू का, दैट इज मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड। तो फ्रॉड में देखें इसमें होता है कि फ्रॉड अकर्स व्हेन वन पार्टी एक्ट्स ऑन द बेस ऑफ मटेरियल प्रेजेंटेशन, कि कोई पार्टी जो है एक वो मटेरियल प्रेजेंटेशन, जो मटेरियल बेनिफिट्स या प्रेजेंटेशन उसकी बेस पे आपको कोई चीज़ प्रेजेंट करती है, ठीक है, और एट द एंड आपको वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड की जाती। तो कंसिक्वेंटली होता क्या है कि आप उस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे यू हैव टू सफ़र एज अ रिजल्ट ऑफ दैट रिप्रेजेंटेशन। तो आपको उससे लॉस होता है, वो लॉस आपका फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह का जब काम होगा कि आपको दिखा के, यानी कि एक मटेरियल प्रेजेंटेशन दे के उसकी बेस पे बाद में आपको कोई और चीज़ प्रोवाइड कर दी जाए या वो चीज़ प्रोवाइड ही ना की जाए, ठीक है, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, उस रिप्रेजेंटेशन के रिजल्ट में आपका लॉस होगा, आपका पैसा ज़ाया हो सकता है। अगर आपने खरीद लिया या आसान वर्ड में आपको दिखाया कुछ जाए और आपको भेजी कोई और चीज़ जाए, तो उस केस में ज़ाहिर आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपका जो अमाउंट है, जो पैसे हैं, वो भी ज़ाया होंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है आपका काम भी रुकेगा। तो लाइक दैट
बाकी फ्रॉड की और भी बहुत सारी टाइप्स हैं, इसको किसी भी तरह से डिस्कस किया जा सकता है। तो बी वेयर ऑफ दीज कम्युनिकेशन पॉसिबिलिटीज़। तो फ्रॉड से बचने के लिए इस तरह की जो कम्युनिकेशन पॉसिबिलिटीज़ हैं, कम्युनिकेशन जो पॉसिबल है इस तरह की सिचुएशन में, इससे बचना चाहिए। फॉर एग्जांपल डिसीटफुल साइलेंस, अगर दूसरी पार्टी बिल्कुल एक आपको चीट करने की एक कनिंग वे में साइलेंट है, आपको कोई रिप्लाई नहीं दे रहे, कोई जवाब नहीं दे रहे आपकी किसी भी बात का, किसी भी मतलब इंक्वायरी का, तो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट कि जनाब उनकी बैड इंटेंशन है, वो आपको किसी न किसी तरह से आपके साथ फ्रॉड करने में लगे हुए हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने किसी को अमाउंट दी हुई है, आपने उससे अमाउंट अपनी वापस लेनी है, तो आप उसे कॉल्स करते हैं, वो आपकी कॉल्स नहीं उठाते, तो बार बार आप ट्राई करते हैं, लेकिन तो वो साइलेंस जो होती है वो डिसीटफुल साइलेंस होती है। उसके पीछे यही पर्पस होता है कि ना आपकी कॉल उठाएं, ना आपसे कम्युनिकेशन करें, ना आपको कोई जवाब दें, ना ही आपको कोई प्रॉमिस करना पड़ेगा फिर उनको कि जी हम आपको कल वापस देते हैं, परसों देते हैं, लाइक इस तरह वो टाइम लेते रहते हैं। दूसरा यह कि अगर आपको नजर आ जाता है कि डिजायर टू एक्टिवली कंसील के कोई चीज़ों को, मैटर को, बातों को या इसको हाईलाइट करने की बजाय उसको हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी फैक्ट्स को, या किसी फैक्ट्स को हाइड करने की डिज़ायर रखते हैं, तो डेफिनेटली ये भी फ्रॉड में आ जाता है। इसके बाद नंबर 3 है मिस रिप्रेजेंटेशन थ्रू द थर्ड पार्टी, किसी तीसरी पार्टी के जरिए फ्रॉड करना, कि जब हमने आपसे लेके ऑर्डर फलां पार्टी को दिया, हमारे साथ वो चीट कर रहे हैं, तो इस वजह से हम आपके साथ आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे, आपको वो प्रोडक्ट्स जो है ना हम अप टाइम पे नहीं दे पा रहे वगैरह वगैरह, किसी थर्ड पार्टी का नाम लेके अगर कोई बात करते हैं जिनके अपना ब्लेम थर्ड पार्टी पे डाल रहे हैं, जिसके साथ आपका कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी डेफिनेटली फ्रॉड में आता है। और चौथे नंबर पे आता है मिस रिप्रेजेंटेशन ऑन इंटेंशन। तो या तो आप ऑलरेडी बिल्कुल इंटेंशनली मिस रिप्रेजेंट करें, नियत करके आप धोखा देने की कोशिश करें, फ्रॉड करें, तो फिर तो ज़ाहिर वो है ही फ्रॉड, और ये ही मिस रिप्रेजेंटेशन हमने ऑलरेडी पीछे भी डिस्कस किया है। तो नाउ वी शैल मूव अहेड टुवर्ड द लास्ट सेक्शन। Okay, now we shall discuss the last point of business communication and legal issue. That is the fourth point. That is law regarding employment, credit and the collection. तो इस सेक्शन को भी हम डिफरेंट पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 जो है दैट इज एम्प्लॉयमेंट एंड द प्री एम्प्लॉयमेंट इंक्वायरीज एक्ट। ये एक एक्ट है, डेफिनेटली ये एक्ट जो है दैट इज एक्ट अमेरिकन एक्ट। हर कंट्री का ये एक्ट डिफरेंट हो सकता है, रिमेंबर दिस पॉइंट। तो ये ऑलरेडी मैंने एक पॉइंट बताया हुआ कि बिजनेस लॉ जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें डिटेल के साथ होपफुली ये वहाँ पे आपके साथ डिस्कस होंगी। तो यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही मैंने इनका देना है। तो दैट्स व्हाई आई सेड कि जो स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स था वो तीनों बड़े अहम हैं, लेकिन हमने इस फोर्थ को भी करना है। तो देखिए एम्प्लॉयमेंट एंड द प्री एम्प्लॉयमेंट इंक्वायरीज एक्ट, हर कंट्री का, रिमेंबर दिस थिंग, हर स्टेट का ये डिफरेंट होता है। तो ये क्या कहता है, प्रोहिबिट्स discrimination in employment as to hiring, firing, compensation or the termination on the basis of race, color, religion, sex or nation origin। देखिए ये कहता है कि ये जो एक्ट है हमारा एम्प्लॉयमेंट एंड द प्री एम्प्लॉयमेंट इंक्वायरीज एक्ट, ये हमें बचाता है, सेव करता है, प्रोहिबिट करता है या रोकता है किससे, ऐसे कि किसी भी एम्प्लॉय को आप हायर करें या कंपनी में ले लें या फायर करें या कंपनी से निकाल दें या कंपनसेशन दें या टर्मिनेट कर दें, सिर्फ इस बेस पे कि जनाब रेस की बेस पे, कलर की बेस पे, रिलीजन या सेक्स या नेशन की बेस पे। देखें फॉर एग्जांपल आप वेस्ट में चले जाएं तो वेस्ट में देयर इज अ ग्रेट रिफ्ट बिटवीन द ब्लैक एंड द वाइट रेस। वो ब्लैक वाले जो है वो वाइट रेस को पसंद नहीं करते, ज़ाहिर है वेस्ट सारे का सारा जो वाइट रेस की डोमिनेंसी है वहाँ पे। तो ये लॉ जो है ना एम्प्लॉयमेंट एंड द प्री एम्प्लॉयमेंट इंक्वायरीज एक्ट, ये ऐसी ही डिस्क्रिमिनेशन से बचाता है कि जो रेस की बेस पे हो रही हो, कलर की बेस पे हो, रिलीजन की बेस पे, ठीक है, या जेंडर की बेस पे हो या किसी नेशन की बेस पे। इसी तरह क्रेडिट एंड द कलेक्शंस है सेकंड पॉइंट इसमें है। देखें इसमें ये होता है कि आपने जो क्रेडिट फैसिलिटीज होती हैं वो आप किसी एक पर्सन के लिए नहीं, आपने इंश्योर करना है सबके लिए एक फेयर चांसेस हों। तो ये भी एम्प्लॉयमेंट, ये सारे जो लॉ हैं ये सारे इंश्योर करवाते हैं इन चीज़ों को भी। द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज़ टू इंश्योर क्रेडिट फैसिलिटी इक्वली टू ऑल क्रेडिट वर्थी कस्टमर्स विदाउट रिगार्ड ऑफ सेक्स। सेक्स मीन्स जहाँ पे जेंडर, मटीरियल, मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा हैं या नहीं है, रेस, कलर, रिलीजन, नेशन, ऑरिजिन, एज एटसेट्रा। यानी कि यही लॉज इंश्योर करते हैं कि आपने जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो इस तरह पॉलिसीज बनाएं, क्रेडिट फैसिलिटी इस तरीके से दें कि जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कि जनाब किसी ब्लैक को नहीं देनी क्रेडिट फैसिलिटी या किसी वाइट को ज़्यादा फैसिलिटीज़ देनी है ये वाली रिलीजन की बेस पे, या क्रिश्चियंस को ज़्यादा और उसको कम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, मुस्लिम्स को कम या हिंदू को कम प्रोवाइड करनी है, लाइक दैट, ताकि ऐसा बिल्कुल ना हो। तो इसके बाद
यही जो एक्ट्स होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं हमें क्या, प्रोटेक्शन टू द कस्टमर अगेंस्ट द इनएक्यूरेट एंड द अनफेयर क्रेडिट कार्ड प्रैक्टिसेस। तो कि जो क्रेडिट कार्ड की जो अनफेयर प्रैक्टिस है, फॉर एग्जांपल आपका क्रेडिट कार्ड आपसे लेके तो कोई दूसरा बंदा जाके यूज कर लेता है या आपका क्रेडिट कार्ड चोरी हो जाता है, उसका डेटा चोरी हो जाता है, तो ये भी प्रोटेक्शन आपको लॉ ने ही प्रोवाइड करनी है कि ऐसा भी काम जो है वो बिल्कुल ना हो सके, ताकि आपका किसी किस्म का लॉस ना हो। तो स्टूडेंट दिस वाज द एंड। आई होप कि आपको सारी समझ आ गई होगी। इसके अलावा फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा अपना, तो वहाँ पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप कमेंट में भी स्लाइड का नंबर लिख के अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। आई विल रीड एंड आई विल गिव यू अ सेटिस्फैक्टरी आंसर देयर एंड होप फॉर द बेस्ट। तो अपने इर्द गिर्द लोगों का सबका ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वाचिंग आईबेक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।